हाँ, तो अपन ने जो कैप्सूल से स्टार्ट की थी, आज ये अपना लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिए अपन ने। आरो भाग सेकंड के गद्य पद्य दोनों सेशन कंप्लीट हो गए हैं और वितान भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपके कुछ लाइव टेस्ट भी ले लूँगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। शायद मैंने गद्य का लाइव टेस्ट ले लिया, पद्य या काव्य खंड का लाइव टेस्ट लूँगा और वितान का लाइव टेस्ट लूँगा। ठीक है, तैयार रहें और अपनी तैयारी को पूरे 4 चांद लगा देने हैं। आपको किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आने देना है। आज का लास्ट चैप्टर है उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से समझ लेंगे। एक मैंने इसके अंदर काव्यांश या पद्यांश लिया है कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। ठीक है, तो संदर्भ या प्रसंग देखते हैं अपन कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग सेकंड। ठीक है, आरो भाग सेकंड में संकलित कवि उमा शंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया है। मूलतः यह कविता गुजराती भाषा में है, जिसका हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी ने किया है। इस अंश में कवि ने अपनी तुलना एक किसान से की है, जो कि अपने खेत में बीज बोकर जल और खाद देकर फसलें उगाता है। वेरी इजी है, सब कुछ चैप्टर अपने पढ़ रखा है। पहले व्याख्या देख लेते हैं, छोटी सी व्याख्या है कि कवि को आभास होता है, यह महसूस होता है कि वह जिस कागज पर लिख रहा है वह उसका छोटा चौकोर खेत है। एक कागज भी तो चौकोर होता है, जैसे ठीक है, जैसे खेत की तरह। बहावों की आंधी आने पर, बहावों की जैसे कागज में हवा तेज चलेगी तो उड़ जाएगा, तो ये कह रहा है कि फीलिंग्स, भाव, ऐसे मुझे विचार आए, उनकी आंधी आने पर किसी क्षण विचारों के बीज उसमें बो दिए गए हैं। भाई कुछ आंधी आई, दिमाग में कुछ विचार, आइडियाज आए और मैंने उसके अंदर लिख दिए। एक तरीके से आप किसी का आंसर लिखते हो, अगर आपको याद है, या फिर कभी कभी हम कुछ विचारों से भी लिख देते हैं, वैसे ही तो उस विचारों की या भावों की आंधी आई और किसी क्षण विचारों के बीज उसमें मैंने बो दिए। तो कवि की कल्पना रूपी रसायन के संयोग से ये विचारों के बीज गलकर, रसायन का वर्ड क्यों यूज किया, ये केमिकली तो होता है। जैसे अपन खेत के अंदर भी तो एक किसी बीज को डालते हैं तो फिर उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और बीज गल के अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। वैसे ये कह रहा है रसायन के संयोग से ये विचारों के बीज गल गए, गलकर शब्दों के कोमल अंकुरों के रूप में, अंकुरित हो जाता है ना, तो अंकुर होकर फूट गए, अंकुरों के रूप में फूट पड़े हैं। एक पौधे के रूप में विकसित होकर वे अब नए नए पत्तों और फूलों से लद गए हैं। इनके भार से डालियां नीचे झुक गई है। ठीक है, और विशेष में कवि ने कविता रचने को कृषि कर्म के समान माना है। बिल्कुल कविता को बिल्कुल एज इट इज अपने कृषि कार्य जैसे किसान तैयार करता है कि पहले अपने बीज बोता है, फिर वो बीज गल के अंकुरित होकर बाहर पौधा बनते हैं, वैसे ही कृषि कर्म यानी कि जो फार्मिंग वर्क है, एग्रीकल्चर का वर्क है, उसके समान माना है। पौधे को पुष्पित पल्लवित होने के लिए जैसे खाद चाहिए, वैसे ही कवि के मनोभावों को व्यंजित होने के लिए कल्पना शक्ति की जरूरत है। कि जैसे खाद चाहिए, कुछ इमेजिन तो करते हैं अपन, किसान है वो तरह तरह की खाद डालता है, कभी उसको टाइम पे पानी देता है, कभी उसको एक पानी और दे दूं क्या, मतलब कुछ कल्पना करता रहता है, इमेजिनरी करता रहता है और उस अकॉर्डिंग उसकी फसल पैदा होती है। वैसे ही इसके भी अपने कुछ भाव आए, कुछ फीलिंग्स आए, कुछ विचार आए, उनको उस कागज के ऊपर लिख दिया, कविता बन गई। तो ये चीजें थी वेरी इजी, कविता को एज लाइक कृषि कर्म से जोड़ के देखा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, छोटा मेरा खेत कविता की ऊपर लिखित ये जो पंक्ति है, इनका आशय स्पष्ट करो। कि जिस प्रकार धरती के अंदर बोया गया बीज पूरी तरह गलकर अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार कवि के भाव एवं विचार कल्पना रूपी खाद में गलकर या विगलित होकर उत्तम काव्य रूपी रचनाओं को अभिव्यक्त करते हैं या अभिव्यक्त होते हैं। गलने में निशेष का अर्थ अहम भाव का खत्म होना है। भाई जैसे कोई चीज गल जाती है तो फिर वो अहम भाव नहीं रहता, निशेष, कुछ भी शेष नहीं बचता है। ठीक है ना, जब गल के अंकुरित हो गया तब कुछ भी शेष नहीं बचता। तो अहम भाव का जो खत्म होना तथा सर्वजन हिताय भाव का कविता में प्रकट होने से है। बेसिकली ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं। छोटा मेरा खेत कविता में
छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहा गया है, अथवा कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोने खेत से करने का आधार स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहा है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कागज चौकोर पेज, जो चौकोर खेत है ना, उसको कागज का पन्ना कहा है, ठीक है ना। इस रूपक के माध्यम से कवि ने कवि क्रम को कृषि क्रम के समान जोड़ा है। बिल्कुल, जो कवि अपनी रचनाएं करता है उसको कृषि क्रम के समान बताया है। कागज भी खेत जैसा ही चौकोर है। खेत में किसान बीज बोता है जो अंकुरित होकर पल्लवित होकर पुष्पों से लदता है, फिर पुष्प होते हैं और फिर आपको पता है बीज बन के अपन उसको काम में लेते हैं। तो कवि भी किसी भावावेश में अपने विचारों के बीजों को कागज पर अंकित करता है। भाई कवि कोई कविता लिखता है तो वो उसके मन के विचार है, कुछ कल्पना है, कुछ इमेजिनरी है, कुछ विचार है, उसको लिखता है। भाव ही धीरे धीरे काव्य रचना का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। वही किसान वाली बात, वो कुछ किलो खेत में धान डालते हैं, वो और पता नहीं कितने 40-50 मण पैदा हो जाती है, 10-20 क्विंटल पैदा हो जाती है, 100 क्विंटल पैदा हो जाती है। तो वैसे ही कवि धीरे धीरे अपने कुछ विचार डालता है, बड़ी बड़ी कविता लिख लिख के बड़ी बड़ी काव्य रचना कर लेता है, ठीक है। पाठक उनके रस से अनंत समय तक आनंदित होते रहते हैं। भाई अपन अपने ऊपर लाइफ में खूब सारी ऐसी कविताएं हैं, ज़्यादा नहीं तो ये तो सुनी होगी आपने कि कोशिश करने वालों के भी हार नहीं होती। तो मतलब ये ऐसी कविताएं जो जिंदगी पर हमें हमेशा मोटिवेशन देती रहती है, हमें आनंदित हो करती रहती है। कभी भी हमें इसको मतलब ये नहीं कह सकते कि ओल्ड हो गई, नहीं, कविता कभी ओल्ड होती नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है। ये सब बातें हैं। अगला, कवि उमाशंकर जोशी ने कागज के पन्ने को रस का अक्षयपात्र क्यों कहा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कवि ने अपने सामने रखे छोटे से चौकोर कागज को अपना चौकोना खेत का, चौकोना मतलब है 4 कोनों वाला, 4 एंगल वाला एकदम चौकोर। जिस प्रकार खेत में किसान फसल उगाता है उसी प्रकार कागज पर लिखी हुई कविता कवि की रची गई फसल है। फसल से प्राप्त अन्न तो समाप्त हो जाता है, परंतु कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता। ये तो है भाई, फसल अपन प्राप्त कर लेंगे, चलो अन्न तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन कविता का जो रस है वो कभी समाप्त नहीं होता। कविता से प्राप्त होने वाला रस या आनंद सदा बना रहता है। कविता भी एक ऐसा पात्र है जिसमें भरा हुआ रस कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए कहा है कि उसको कहा कि रस का अक्षय पात्र। रस का अक्षय पात्र का मतलब है जो कभी रस खत्म ही ना हो। बिल्कुल, तो वही चीज है कि जो कविता का रस कभी खत्म नहीं होता वो तो अक्षय पात्र है, ठीक है। रस का अक्षय पात्र है कविता। तो हाँ, फसल तो जो अपन बोते हैं या उगाते हैं वो कुछ टाइम के बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन कविता का रस जो है आजीवन रहता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला अपना, कि बगुलों के पंख जो है इस कविता का प्रतिपाद्य लिखिए या फिर मैसेज क्या है या क्या संदेश देना चाहती है बगुलों के पंख। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण है। आकाश में सफेद रंग के बगुले पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा, पहले ये कुछ लोग अपनी दादियां वगैरह कहते हैं, ऐसे कहते बगुला बगुला चावल दे, या आपने अगर किसी ने ग्रामीण परिवेश की जिंदगी जिए तो जरूर इस चीज़ को फील किया होगा कि बच्चे देख बगुले जा रहे हैं चावल मांग, तो नाखूनों में जब वाइट हो जाते थे ना, तो दादी नानी ये कहते थे कि ये चावल दे गए बगुले, ठीक है। ये कभी एक जरूर कमेंट करना ये चीज़ किसने फील की है। और बगुले हमेशा झुंड में उड़ते हैं, ऐसे झुंड में उड़ते हैं बगुले भी, वाइट बगुले होते हैं, उड़ रहे हैं। काले बादलों के साथ सायंकाल की श्वेत परछाई के समान नीले आकाश में श्वेत बगुलों की पंक्ति अत्यंत मनोहर लगती है, बहुत ही शानदार लग रही है। वह कवि की आंखें चुरा रही, इसका मतलब ये कवि उनको देखना नहीं चाहता, फिर भी देखना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो ना, इतना इतना मनोरम दृश्य है। इस दृश्य पर कवि मुग्ध है, मतलब एकदम खोया हुआ है। वह नहीं चाहता है कि बगुले उड़कर चले जाएं, ऐसा लगता है वो बस यहीं घूमे दिखते रहे, उसे ये सुंदर दृश्य समाप्त हो जाए, वो ये नहीं चाहता। अतः वह बगुलों को आकाश में ही रोक कर रखना चाहता है कि यहीं रहे, नहीं जाए, इतने सुंदर दिख रहे हैं, वाइट एकदम सफेद। आकाश में काले बादलों की छाया में उड़ते सफेद पंखों वाले बगुलों की पंक्ति का मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य कवि के मन को अपनी ओर खींच लेता है। कवि एकटक उस सुंदर दृश्य को निहारता रहता है। इस सौंदर्य का आकर्षण इतना अच्छा प्रबल है कि कवि जो है कवि पंक्ति को एक एक पंक्ति कर लेना, एक पंक्ति को कुछ देर तक रोके रखना चाहता है ना, एक पंक्ति को कुछ देर तक रोके रखना चाहता है जिससे वह उसे देर तक निहार सके, देख सके। इस प्रकार बगुलों के पंख कविता का प्रतिपाद्य प्रकृति का सौंदर्य तथा उसका दर्शक
पर पड़ने वाला प्रभाव है कि क्या असर छोड़ता है। जो सफ़ेद बगुले हमें कितना मनोरम दृश्य देते हैं, कितनी खुशी देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कुल मिला के जो आपकी अनिवार्य हिंदी थी, एक बार देख लेते हैं। अनिवार्य हिंदी जो थी वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। आपकी आरोह भाग सेकंड वाली जो बुक थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। और इसके अलावा वितान भाग 2 ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो ये ध्यान रखें जरूर, ये भी कंप्लीट किस में कंप्लीट? कैप्सूल सीरीज में कंप्लीट। कैप्सूल सीरीज इसकी कंप्लीट हो गई है। और अब मैंने आपका एक लाइव टेस्ट अभी तक लिया है, अगला लाइव टेस्ट जल्दी लूंगा। ठीक है, वो होगा आपके पद्य काव्यांश का, पद्य खंड बोल दो चाहे काव्यांश बोल दो। और एक लाइव टेस्ट होगा आपके वितान का, जिसमें एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर भी मिक्स होंगे। ये लाइव टेस्ट लेने के बाद में फिर मैं आपके जो वापस है वो कवि परिचय, लेखक परिचय फिर से कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग तरीके से उनमें कुछ चीज़ें और जोड़ के, मतलब फिर गद्यांश पद्यांश भी करेंगे और इंग्लिश शुरू करेंगे अब इंग्लिश। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ और बात पूछनी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट किसी पार्ट में। ठीक है, ओके।